हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और वीडियो को आप एग्ज़ाम बहुत करीब है। आई होप आप जानते हैं एग्ज़ाम कितना करीब है, तो आप मैं ये बातों को मानता हूँ कि आप वीडियो को देख रहे होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे और आप खुद पर इस्तेमाल कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 25 तक बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे 20 क्वेश्चन नंबर 26 से, है ना? और प्लेलिस्ट में तमाम वीडियो अवेलेबल हैं, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं और उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं बहुत अच्छे से। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 से, आपके सामने हम क्वेश्चन नंबर 26 है और ये है क्वेश्चन नंबर 26। ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और ये क्या कहता है, थोड़ा-सा आप देखिए, हम भी देखते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर कहता है कि द कांसेप्ट ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन, जो एजुकेशन में जो क्वालिटी है, जो एजुकेशन में जो क्वालिटी क्वालिटी इन एजुकेशन इज सोलिली मतलब केवल केवल डिटरमाइंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस। नहीं, एजुकेशन में जो क्वालिटी आ सकता है वो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस से ही आ सकता है। द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन, जो एजुकेशन में जो क्वालिटी जो उसका कंसेप्ट है, जो एजुकेशन में जो गुणवत्ताएं हैं, उसका ये वो सिर्फ डिटरमाइंड होता है किस चीज से? मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से ही डिटरमाइन होता है, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से ही हम एजुकेशन में क्वालिटी ला सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ है जिसके जरिए हम इसके अलावा बहुत कुछ है जिसके जरिए हम एजुकेशन में क्वालिटी लाते हैं। सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज ही नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ टू लिखा है, क्वालिटी इन एजुकेशन, जो एजुकेशन में क्वालिटी इन कंपासेस, उसमें शामिल है ना? उसमें शामिल है ब्रॉड रेंज, बिल्कुल बहुत बड़ा रेंज शामिल है ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट, इन एडिशन टू टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात, ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही है कि क्वालिटी एजुकेशन में जो क्वालिटी है उसमें बहुत कुछ शामिल है, ब्रॉड रेंज है, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स, बहुत अलग, बहुत बड़े रेंज, अलग अलग फैक्टर्स का बहुत बड़ा रेंज है। जैसे कि करिकुलम उसमें शामिल है, टीचिंग मेथड शामिल है, असेसमेंट शामिल है, लर्निंग एनवायरनमेंट शामिल है और एडिशन, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज भी उसमें शामिल है। बिल्कुल स्टेटमेंट टू जो है वो 90 नहीं 1600% सही है और स्टेटमेंट वन जो है वो ठीक नहीं है। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। क्लियर? तो आइए इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। स्टेटमेंट वन का में क्या बात कही गई थी कि दिस स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट वन था, दिस स्टेटमेंट इज नैरो। जो स्टेटमेंट वन था वो नैरो था, क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की ही बात की गई है, वो नैरो है, वो इनकम्प्लीट है। बिकॉज क्योंकि द सजेस्ट, जो उसने सजेस्ट किया था, स्टेटमेंट वन जो सजेस्ट किया, दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन depends exclusively on the presence of modern technology। जो स्टेटमेंट वन था, दिस स्टेटमेंट इज नैरो, वो नैरो था, वो इनकम्प्लीट था। क्योंकि बिकॉज वो सजेस्ट करता है, वो बताता है कि क्वालिटी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है एक्सक्लूसिवली, केवल ऑन द प्रेजेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, केवल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वजह से ही एजुकेशन में क्वालिटी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब क्या? जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम, जैसे कि ऑनलाइन टूल्स, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। और मटेरियल्स, रिसोर्सेज, जैसे कि लाइब्रेरीज एंड लैब फैसिलिटीज, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है। इसके वजह से ही एजुकेशन में गुणवत्ताएं होती हैं। ये बात सही नहीं, ये नैरो स्टेटमेंट है। बट दिस इज नॉट ओनली थिंग्स टू इम्प्रूव्ड क्वालिटी इन एजुकेशन। ये सिर्फ ये नहीं है जिससे क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव होता है। करिकुलम है, टीचिंग मेथड है, असेसमेंट है, स्टूडेंट्स इंगेजमेंट है, लर्निंग एनवायरनमेंट है, ये सारे के सारे और आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी इन एजुकेशन। ये सारे फैक्टर्स हैं जो एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। एंड दिस comprehensive explanation to advocate स्टेटमेंट नंबर 2। और यही जो है, जो मैंने अभी बताया, comprehensive जो एक्सप्लेनेशन है, ये स्टेटमेंट 2 को एडवोकेट करता है, वकालत करता है, स्टेटमेंट 2 का वकालत करता है, स्टेटमेंट 2 का सपोर्ट करता है ना? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा
डी नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका स्टेटमेंट। अच्छा, 27 नंबर क्वेश्चन है कि डिसेबिलिटीज रिप्रेजेंट, डिसेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, डिसेबिलिटी का अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब है। ये क्वेश्चन जो है वो सही नहीं है। डिसेबिलिटीज परसेप्शन, डिस्टरबेंस इन परसेप्शन, डिसेबिलिटी का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है। डिस्टेबिलिटी का अर्थ है डिस्टरबेंस इन परसेप्शन, यानी परसेप्शन में डिस्टरबेंस जो है वो डिसेबिलिटी है। परसेप्शन मतलब क्या समझते हैं, मतलब जो आपका, जो किसी के प्रति परसेप्शंस होते हैं, जो आपके सेंसेस होते हैं, उसमें जो अगर डिस्टरबेंस है तो बिल्कुल डिसेबिलिटी के ये मतलब है, इसके वजह से डिसेबिलिटी हो सकता है। डिस्टरबेंस एट ए पर्सनल लेवल, अगर आपके पर्सनल लेवल पे कोई डिस्टरबेंस है तो वो भी डिसेबिलिटी के कारण बन सकते हैं। अच्छा, डिस्टरबेंस इन सोशल फंक्शन, सोशल फंक्शन में अगर कोई डिस्टरबेंस है तो वो भी डिसेबिलिटी के कारण बन सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, डिस्टरबेंस इन मेडिकल कंडीशन, अगर कोई आपका मेडिकल कंडीशन डिस्टरबेंस है तो भी डिसेबिलिटी के कारण बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे इसके आंसर हो सकते हैं। इन सारे के वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है, इन सभी के अर्थ डिसेबिलिटी हो सकते हैं। इसीलिए इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए, इसका होना चाहिए कि चूज द ऑप्शन ए बी सी डी, और ए बी सी डी सब नहीं, इसका ए बी सी डी सब होगा, सब। जो क्वेश्चन 27 में पूछा गया था, 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर में, उसमें आंसर दिया हुआ है सोशल फंक्शन, ऐसे ही कुछ पर्सनल, सॉरी पर्सनल लेवल, ये आंसर दिया हुआ है। ये तो इसके, ये सिर्फ यही आंसर तो नहीं होगा ना, बाकी सब आंसर हो गए इसके। कैसे, आइए समझ लेते हैं। तो डिसेबिलिटी कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल डायमेंशन, डिसेबिलिटी जो है वो मल्टीपल डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, कोई एक डायमेंशन उसमें नहीं है। इट इज इनकम्पासेस, उसमें शामिल है वेरियस डिस्टरबेंस, कई सारे डिस्टरबेंस उसमें शामिल है। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अलग अलग डिस्टरबेंस उसमें शामिल है। जैसे कि डिस्टरबेंस इन परसेप्शन, अगर परसेप्शन में डिस्टरबेंस है तो वो डिसेबिलिटी के कारण बन सकता है। जैसे कि रेफर्स टू डिफिकल्टी इन सेंसरी प्रोसेसिंग और इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी इन्वायरमेंट से अगर आपको सेंस, यानी कि रिफर्स टू डिफिकल्टीज, अगर आपको सेंसरी प्रोसेस में डिफिकल्टीज है, और या आप इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, अगर आप इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो भी इसका वजह डिसेबिलिटी हो सकता है। इस ये डिस्टरबेंस जो है वो डिसेबिलिटी का कारण बन सकता है। और इसकी वजह से आपको पता है क्या होती है, जब आपके सेंसरी परसेप्शंस काम नहीं करते हैं, सेंसरी परसेप्शंस में डिफिकल्टी होती है, यानी आपके परसेप्शन में डिफिकल्टी होती है, तो आपको विजुअल इंपेयरमेंट हो सकते हैं। यानी विजुअल इंपेयरमेंट की वजह से आपके सेंसरी प्रोसेस काम नहीं करते हैं, आपके परसेप्शन डिस्टरबेंस होते हैं। ऑडिटरी प्रोसेस में डिसऑर्डर हो सकता है। अच्छा, डिस्टरबेंस ए पर्सनल लेवल, पर्सनल लेवल क्या है, रिफ्लेक्ट्स चैलेंजेस दैट इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फंक्शन, यानी कि हो सकता है कि किसी जो पर्सनल लेवल है, जैसे कि किसी किसी इंडिविजुअल्स का फिजिकल या मेंटल या इमोशनल फंक्शन जो है, अगर वो इफेक्ट हो गया तो भी उसके कारण बन सकते हैं डिसेबिलिटी। जैसे कि मोबिलिटी इशू, यानी कम्युनिकेशन, बात नहीं कर पा रहे हैं आप किसी से। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपको हो गया, मेंटल हेल्थ कंडीशन आपका खराब हो गया, तो ये क्या है, ये पर्सनल लेवल है इंसान का। और जब ये डिस्टरबेंस होगा तो इंसान को डिसेबिलिटी होगी। अच्छा, डिस्टरबेंस इन सोशल फंक्शन, अगर आपके सोशल फंक्शन डिस्टरबेंस हो जाएंगे तो भी आपको डिसेबिलिटी हो सकती है। क्या सोशल फंक्शन, कौन से सोशल फंक्शन, इन्वॉल्व्स बैरियर्स टू पार्टिसिपेशन इन सोशल रोल्स, नहीं आप सोशल रोल्स को अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो, और इंटरेक्शंस, आप किसी से इंटरेक्शन नहीं कर, ये सोशल रोल आप समाज का जो रोल है, समाज का जो किरदार है, अगर आप वो नहीं अदा कर पाएंगे, उसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको सोशल फंक्शन। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग एजुकेशन, आप अगर अगर शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या है, सोशल फंक्शन है। एम्प्लॉयमेंट अगर आपको नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। सोसाइटल एक्टिविटीज में अगर आप भाग नहीं ले पा रहे हैं, आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, सोसाइटल बैरियर्स हैं, तो ये क्या है, सोशल फंक्शन है। अगर इसमें डिस्टरबेंस होगा तो भी डिसेबिलिटी के कारण बन सकते हैं। अच्छा, डिस्टरबेंस मेडिकल कंडीशन, अब मेडिकल कंडीशन क्या है, या अगर मान लिया जाए कि फोकस ऑन द अंडरलाइंग हेल्थ रिलेटेड कॉजेज, अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया,
तो वो मेडिकल कंडीशन है। अगर इसमें डिस्टर्बेंस हो गया तो डिसेबिलिटी कार्ड बन सकता है ऑफ द डिसेबिलिटीज। जैसे क्रोनिकल इलनेस, कोई बहुत बुरी बीमारी हो गई आपको, जेनेटिकल डिसऑर्डर हो गया आपको, या फंक्शनल लिमिटेशन, कोई काम आप फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं ठीक ठाक से, तो ये क्या है, ये तमाम वो मेडिकल कंडीशन है जिसके डिस्टरबेंस होने की वजह से आपको डिसेबिलिटी से जूझना पड़ सकता है। तो ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं, सारे ऑप्शन हो सकते हैं। इसलिए इसमें जो है ये सारे ऑप्शन होंगे इसके। मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको बात समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है ना। स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या कहता है, CIPP मॉडल, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट। जानते हैं ना, मॉडल फॉर करिकुलम इवेल्युएशन इज डेवलप्ड बाय डेनियल मेंटो 1949। क्या CIPP जो करिकुलम मॉडल है, करिकुलम इवेल्युएशन मॉडल जो है, उसको डेनियल मेंटो ने डेवलप किया? बिल्कुल नहीं, उसको डेनियल स्टेफलबीन ने किया। स्टेफल स्टेफलबीन ने किया उसको, मोंटो ने नहीं किया। इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, ये गलत स्टेटमेंट। अच्छा, टेलर्स करिकुलम मॉडल इज 4 पार्ट लीनियर मॉडल। ये बात मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको कि टेलर्स का जो करिकुलम मॉडल है वो 4 पार्ट लीनियर मॉडल है। वो 4 पार्ट की बात करता है टेलर्स का मॉडल। ये बात मैं पहले बात कर चुका हूं इस क्वेश्चन पर, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। अच्छा, CIPP मॉडल फॉर करिकुलम, जो करिकुलम का जो CIPP मॉडल है, इवेल्युएट इज बेस्ड ऑन, वो जो उसका जो इवेल्युएशन है, जो CIPP मॉडल का जो इवेल्युएशन है, मूल्यांकन है, वो किस पर बेस है? वो इस बात पे बेस है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर द पर्पज आर बीइंग अटेंड। वो इस बात पे बेस है कि वो ये बात करता है कि किस तरह से हमें पर्पस यानी उद्देश्य को हमें हासिल करना है। हाउ कैन बी डिटरमाइंड वेदर द पर्पस आर बी अटेंडेड, कि वो इस बात पर डिटरमाइंड है, इस बात पर फोकस करता है कि हम जो उद्देश्य है, करिकुलम का उद्देश्य है, उसको कैसे हासिल किया जाए। करिकुलम का उद्देश्य कैसे हासिल किया जाए, करिकुलम का उद्देश्य कैसे हासिल किया जाए। हाउ कैन बी डिटरमाइंड वेदर द पर्पस आर बीइंग अटेंडेड, जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो कैसे हासिल किया जाए। क्या इस बात पर CIPP मॉडल डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो जो पर्पस की बात करता है, ये CIPP मॉडल नहीं करता है, बल्कि ये करता है टेलर मॉडल। इसलिए टेलर मॉडल्स को ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मॉडल कहा जाता है। मैंने पहले इस बात किया है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही नहीं होगा। अच्छा, CIPP मॉडल फॉर करिकुलम इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स, जो CIPP मॉडल ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन का जो है मॉडल है, वो इन्वॉल्व, उसमें शामिल है द स्टेप्स एंड रिसोर्सेज, steps and resources needed to meet the new goals। steps और resources जरूरी है हमारे न्यू गोल को पाने के लिए एंड ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। जो CIPP में जो आई है, जिसका मतलब होता है इनपुट, इनपुट जो आप पढ़ेंगे तो उसमें बात करता है कि स्टेप और रिसोर्सेज जो है, स्ट्रेटजी जो है, वो उसके माध्यम से हम न्यू गोल और न्यू ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं या करते हैं। एंड माइट इंक्लूड आइडेंटिफाइंग सक्सेसफुल एक्सटर्नल प्रोग्राम्स एंड मटेरियल्स एज वेल गैदरिंग इंफॉर्मेशन, और इससे हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। Taylor's model for curriculum evaluation provides decision makers and the informations about how well the program is be implemented। बिल्कुल गलत बात है। टेलर्स मॉडल जो है, द टेलर्स मॉडल फॉर करिकुलम इवेल्युएशन वो प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकर्स, डिसीजन मेकर्स को, जो डिसीजन करने वाला है, उसको प्रोवाइड करता है विथ इंफॉर्मेशंस अबाउट हाउ वेल द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, कि प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये बात टेलर मॉडल्स नहीं कहता है
टेलर्स मॉडल कहता है कि हम ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करें, जो हम बात पहले कर चुके हैं, और प्रोग्राम को कितने अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, ये कहता है CIPP मॉडल। इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी और ए स्टेटमेंट सही। यानी कि इसका हो जाएगा सॉरी डी सॉरी ए और डी, यहाँ ए और डी चूज द करेक्ट, यानी इसका हो जाएगा, सॉरी ए नहीं होगा, ए तो गलत है ना, एक गलत है, यानी कि बी सही है, सॉरी बी और डी, बी और डी सही हो जाएगा। मैंने यहाँ सही किया ना, यहाँ देखिए सही किया, बी और डी। तो इसका हो जाएगा बी एंड डी, 4, डी नंबर 4 इसका ऑप्शन 4। आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, थोड़ा सा टाइम दीजिए लेकिन बात को समझ लीजिए, क्योंकि करिकुलम जब इस चीज़ों को समझिएगा तो आपको एग्जाम में जो और करिकुलम को पढ़ना, जो पढ़े हुए उसको रिवाइज हो जाएगा आपको दिमाग में। करेक्ट जो ऑप्शन था वो था बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट। क्यों? राल्फ डब्ल्यू टेलर प्रपोज्ड 4 पार्ट लीनियर मॉडल। डब्ल्यू टेलर जो है वो 4 पार्ट लीनियर मॉडल जो है प्रपोज करता है इन हिज बुक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस 1949। उन्होंने 1949 में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन नाम की एक किताब लिखी। उसमें उसमें उन्होंने 4 पार्ट लीनियर मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, अपने 4 पार्ट लीनियर मॉडल को। उसमें क्या था इंक्लूड्स में? पहला पार्ट था डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना, सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवेल्युएटिंग आउटकम्स। ये है 4 पार्ट। ये किसका है? डब्ल्यू टेलर का। नेक्स्ट जो डी नंबर ऑप्शन सही था वो था इनपुट फेज ऑफ द CIPP। जिसे मैंने पहले कहा कि CIPP में जो आई है, जो आई मतलब इनपुट फेज जो है, सी मतलब कॉन्टेक्स्ट, आई मतलब इनपुट, पी मतलब प्रोसेस, पी मतलब प्रोडक्ट। इसमें जो आई है, आई मतलब इनपुट, आई मतलब इनपुट, मॉडल जो है इंक्लूड, जो उसमें जो इनपुट फेज है, इनपुट फेज वो कहता है, इनपुट फेज में इंक्लूड शामिल है आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना, मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करना, एंड सक्सेसफुल एक्सटर्नल प्रोग्राम टू मीट ऑब्जेक्टिव्स। रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करना, और एक्सटर्नल जो प्रोग्राम है इस चीज को देखना ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा सके। दिस अलाइन विद द फोकस ऑफ द मॉडल ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और ये जो है वो जो मॉडल्स करिकुलम जो है उस पर उसके जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्योंकि CIPP मॉडल जो है वो एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मॉडल है, वो हमेशा इंप्रूवमेंट की बात करता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करता है, वो उसी पर फोकस करता है CIPP मॉडल। और जो इनकरेक्ट ऑप्शन था उसमें ए था, यानी कि CIPP मॉडल, सी मतलब कॉन्टेक्स्ट, आई मतलब इनपुट, पी मतलब प्रोसेस और पी मतलब प्रोडक्ट, वाज डेवलप्ड बाय डैनियल स्टेपलबीन। इसको डैनियल स्टेपलबीन ने डेवलप किया था कब? 1916 में, नॉट डेनियल मेंटो, डेनियल मेंटो ने नहीं किया था। और सी जो है द स्टेटमेंट, सी जो था स्टेटमेंट डिस्क्राइब द टेलर मॉडल विच फोकस एंड इवेलुएटिंग वेदर ऑब्जेक्टिव आर बीइंग मेट। जो है, जो ऑप्शन नंबर सी था, ये जो सी था, ये सी नंबर, जहां ऑब्जेक्टिव को पाने की बात कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव जो है द स्टेटमेंट डिस्क्राइब द टेलर्स मॉडल, ये टेलर्स मॉडल को डिस्क्राइब कर रहा है, विच जहां फोकस होता है ऑन इवेल्युएटिंग वेदर ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग मेट, कि क्या ऑब्जेक्टिव हमारा हासिल हुआ कि नहीं हासिल हुआ, इस बात पर जोर देता है टेलर्स मॉडल। वही CIPP मॉडल इज ब्रॉडर एंड emphasizes डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूवमेंट अक्रॉस द प्रोग्राम लाइफ साइकिल। और जो प्रोग्राम पूरे लाइफ, जो प्रोग्राम का जो पूरा लाइफ साइकिल है, उस पूरे लाइफ साइकिल को इम्प्रूवमेंट करने के बाद जो है वो CIPP मॉडल कहता है, बात करता है। अब वही जो ई नंबर था, जो करेक्ट ऑप्शन था, तो ई में टेलर्स मॉडल फोकस ऑन द अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, है ना, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव करने की बात करता है, एंड डज नॉट स्पेसिफिकली एड्रेस प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं करता है, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की बात CIPP मॉडल करता है। वही टेलर जो है वो ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी, जो मैंने पहले कहा। बी यानी कि ये सही है और डी ये सही है, बाकी ये गलत है, ये गलत है और
ये गलत है। जो ऑब्जेक्टिव पर्पस को अटेंड करने की बात CI नहीं करता है, टेलर करता है, ठीक। और जो स्टेप ये जो है CIP मॉडल को डेवलप किया है डेनियल स्टेफलबिन ने किया है, इसलिए ये नहीं किया। और टेलर्स मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पे जोर नहीं देता है, ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पे CIPP जोर देता है। टेलर्स जो है जोर देता है ऑब्जेक्टिव पर, ऑब्जेक्टिव पर, ठीक है। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कहता है क्रिएटिविटी इम्फेसाइज मोर ऑन टेस्टिंग ऑफ, क्रिएटिविटी किस चीज को टेस्ट करने पर सबसे ज्यादा मोर जोर देता है। क्रिएटिविटी आप आराम से जानते हैं, इसका आंसर है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी जहां होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग वहां होगा। सिमिलर थिंकिंग मतलब रिपीटेड, बार बार एक ही चीज को सोचना, रिपीटेड थिंकिंग। प्रोग्रेसिव थिंकिंग मतलब, प्रोग्रेसिव मतलब होता है फॉरवर्डिंग, आगे की तरफ सोचना, आगे की तरफ सोचना। और कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब सोचना लेकिन वन सॉल्यूशन, किसी चीज को एक सॉल्यूशन की तरह सोचना, एक सॉल्यूशन वन। ये लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग है आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स, नहीं बॉक्स से बाहर सोचना, आउट ऑफ बॉक्स, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। तो आइए इसको समझ लेते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। डाइवर्जेंट रिफर्स टू द एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल यूनिक और इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के मल्टीपल यूनिक और इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है वो जनरेट करता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग के पास वो एबिलिटी होती है, वो क्षमता होती है कि वो किसी सॉल्यूशन का, किसी प्रॉब्लम का मल्टीपल यूनिक और इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढ सके। क्रिएटिविटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ा हुआ है, बिकॉज क्योंकि इट इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग न्यूमरस पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ये जो है क्रिएटिविटी जो है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के आप पॉसिबिलिटीज इंसान के अंदर हो सकती है। एंड थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स, कि जो इंसान क्रिएटिव होता है वो किसी चीज को एक अलग तरह से बॉक्स से बहुत आगे हट के सोच सकता है। सिमिलर थिंकिंग मतलब क्या होता है, इट रिफर्स कन्वेंशनल या रिपीटेटिव थॉट्स, जो रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं उसे कहते हैं सिमिलर थिंकिंग। अब प्रोग्रेसिव थिंकिंग, प्रोग्रेसिव थिंकिंग व्हाइल दिस में इन्वॉल्व फॉरवर्ड थिंकिंग, ये फॉरवर्ड थिंकिंग यानी प्रोग्रेसिव मतलब आगे की तरफ सोचना, प्रोग्रेसिव थिंकिंग मतलब आगे की तरह सोचना, इंप्रूव, बट इज नॉट डायरेक्टली, ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब होता है इन्वॉल्व्स नैरोइंग डाउन मल्टीपल साइड्स टू अराइव एट ए सिंगल और करेक्ट सॉल्यूशन, यानी कि किसी चीज को, किसी चीज पर एक तरह से और करेक्टली सॉल्यूशन निकालना किसी चीजों का, उसे कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसका आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट, इसका आंसर डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 30 अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के हिसाब से फॉलोइंग इज वन ऑफ द सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। आपने थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी को पढ़ा होगा, थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी को आपने पढ़ा होगा। उसमें वो दो तरह के लॉ ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, कि प्राइमरी, प्राइमरी और एक है सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग और सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, ये दो तरह की बात करता है वो। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में तीन तरह के लॉज आते हैं। आपने जब थॉर्नडाइक को पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में तीन तरह के लॉ आते हैं अकॉर्डिंग थॉर्नडाइक में। जैसे कि एक है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस पहला। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा है प्रिंस लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये तीन तरह के लॉ हैं, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये है प्राइमरी लॉ, प्राइमरी लॉ है ये। लॉ ऑफ सॉरी लॉ ऑफ रेडीनेस प्राइमरी लॉ है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी प्राइमरी लॉ है, और लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट ये भी प्राइमरी लॉ है। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट को या लॉ ऑफ इफेक्ट को, ये प्राइमरी लॉ। ये जो प्रिंसिपल ऑफ पार्शियली एक्टिविटी जो है ये है सेकेंडरी लॉ। तो बोलता है कौन सा सेकेंडरी लॉ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। आप इस चीज को याद रख ले कि प्रिंसिपल के प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ क्या है।
थॉर्नडाइक सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग ए डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी लॉ। ये बात याद रखिए कि थॉर्नडाइक के जो सेकेंडरी लॉ है वो प्राइमरी लॉ से डिराइव, यानी प्राइमरी लॉ से ही उसने सेकेंडरी लॉ को बनाया है। और जो प्राइमरी लॉ, याद रखिए इस चीजों को, प्राइमरी लॉ जो है वो 3 है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट, ये प्राइमरी लॉ है। और सेकेंडरी लॉ जो है वो कई सारे हैं, कहीं 7 है, कहीं 9 है, कहीं 8 है, वटेवर जो भी हो। लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ पार्शियली एक्टिविटी या प्री पोटेंशियल, लॉ ऑफ एनालॉजी या सिमिलरिटी। ये 8 या 9 लॉ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, कहीं 7 भी है, कहीं 9 भी है, तो ये 8 लॉ है। अब कई एग्जाम में पूछा है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ये क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है, ये कौन सा लॉ है। तो आप इतना मोटे तौर पे याद रखें कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट जो है थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ है, 3 बस। और सेकेंडरी लॉ है कैसे, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एटीट्यूड्स, लॉ ऑफ पार्शियली एक्टिविटी, इसी को कहा गया प्री पोटेंसी, लॉ ऑफ एनालॉजी या सिमिलरिटी, है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना पार्शियली एक्टिविटीज, यही आपका आंसर था, पार्शियली एक्टिविटीज। ये कौन सा लॉ है, लॉ सेकेंडरी लॉ है। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने यहाँ बात किया 26 से लेकर के 30 क्वेश्चंस तक, अब बात करेंगे हम 31 से लेकर के 35 क्वेश्चंस तक। क्योंकि आप जानते हैं कि हम एक वीडियो में 5 क्वेश्चंस पे ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको बोर फील होगा, और हम चूंकि क्वेश्चंस को बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बहुत डीपली, ताकि आप एक क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख सके, इसलिए टाइम लग जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट समझ में आए, ठीक ठाक लगे, तो प्लीज़ अपने दोस्तों शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी आपसे कुछ सीखे तो प्लीज़ शेयर द वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा। ओके बाय।